गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सीएनटी एक्ट पर, जो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय है, खास करके जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए और झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। उसमें सीएनटी एक्ट के बारे में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में, उसके इतिहास के बारे में मैंने बताया था और उसके बाद का जो अंश है, पार्ट है, वो इस वीडियो पर बताया जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप जेपीएससी के एग्ज़ाम में या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पाएंगे। मैं इसका 99% गारंटी देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भूमि है, सबसे पहले जो भूमि पर हम लोग चर्चा किए थे वो कोड़कर भूमि, पहले वीडियो में बताया गया है, ये कोड़कर भूमि। दूसरा एक भूमि बताए थे जहाँ पर राजघरानी का जन्म हुआ, शासन व्यवस्था वो का जन्म हुआ। वहाँ पर जो जमीन डेवलप्ड हुई थी वो जमीन था राजहंस भूमि। उसके बाद झूम कृषि से स्थायी कृषि में जब तब्दील हुआ तो उस समय जो भूमि का निर्माण हुआ, खेती का निर्माण हुआ, मतलब खेती जिस भूमि पे हो रही थी उसे खुटकट्टी भूमि कहा गया। और उस समय जो गांव बस्तियां बनी उसे खुटकट्टीदार कहा गया। बस्ती का नाम खुटकट्टीदार है। ये खुटकट्टी वर्ड जहां पर भी लगेगा, इसका डेवलपमेंट मुंडाओं के द्वारा हुआ है। इसमें मुंडा खास है। दूसरा एक भूइहर जमीन है, इसी प्रकार से डेवलप हुई है। और भूइहर जमीन जो है वो उरांव उसके लिए खास है। मतलब अगर पूछा जाए कि भूइहर जमीन किससे संबंधित है तो वो उरांव से संबंधित है, और खुटकट्टी जमीन किससे संबंधित है तो वो मुंडाओं से संबंधित है। अब तक मैंने ये बताया था। उसके बाद ये भी बताया था कि अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में प्रवेश करती है और एक ही उद्देश्य लेकर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को वसूलना, नियमित टैक्स वसूलना। एक बार ले लिए वो समाप्त हो गया, वो नहीं, लगातार टैक्स को वसूलना, कर को वसूलना था। इसके लिए वो उस झारखंड राज्य में अपना चहल गहल स्टार्ट कर दिया, लेकिन इतना आसान नहीं था इस क्षेत्र में टैक्स वसूलना, क्योंकि मुगल हार गए थे टैक्स वसूलने की कार्य में। और उसके बाद जो राजवंशी आए हुए थे, जिसमें नागवंश का मैंने नाम लिया हुआ हूं, वो लोग टैक्स नहीं लेते थे। बेहतरीन शासन व्यवस्था थी, एक भाईचारा था। तो अंग्रेज उसके बाद क्या किए ताकि वो टैक्स वसूलने में सफल हो। तो चलिए देखते हैं। ये आपका 1767 में, मतलब 1767 में झारखंड को पटना काउंसिल मिलिट्री के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब झारखंड की जो भूमि थी, उस भूमि को किसी को तो कंट्रोल करने के लिए देना पड़ेगा। तो वह कंट्रोल किसको दे दिया गया? वो कंट्रोल दे दिया गया पटना काउंसिल मिलिट्री को। वहां पर पटना काउंसिल मिलिट्री को दे दिया गया, मतलब वहां पर वो शासन व्यवस्था कर कौन रहा था? उसके एक कलेक्टर हुआ करते थे उस समय, उसका नाम था जैकब कैमक अब झारखंड को देख रहे थे और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे, कैसे उसके मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सके। मूल उद्देश्य क्या? मूल उद्देश्य टैक्स वसूलना, ताकि वो अपने कंपनियों को अच्छे से चला सके और उसे एक मार्केट भी मिल सके, ताकि वो बनाए हुए वस्तुओं को बेच सके। तो अभी झारखंड उस पीरियड में, जहां तक मैंने कहानी को बताया है, उस पीरियड में झारखंड जो था वो किसके अंडर में था? पटना काउंसिल मिलिट्री के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन ये जैकब कैमक ये बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दे सके। जब रिजल्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के पास पहुंची तो उसने इस क्षेत्र को लेकर एक चिंता जताया, उसे टेंशन देने लगा ये क्षेत्र। फिर उसने इसमें बदलाव लाने का प्रयास किया। क्या बदलाव लाया? नेक्स्ट 1773 के बाद 1775 में एक व्यक्ति को जिसका नाम एस.जी. हेटली है, इसे पहली बार सिविल कलेक्टर बनाया गया और 3 क्षेत्र का जिम्मा दिया गया। वो 3 क्षेत्र कौन है? तो एक पलामू, रामगढ़ और छोटा नागपुर खास। ये छोटा नागपुर खास जो है वो उस समय का जो भूमि था वो था रांची था, वर्तमान जो भी रांची है वो रांची, गुमला और लोहरदग्गा। यानी रांची, गुमला, लोहरदग्गा तीनों को मिला देंगे तो उस समय क्या था वो आपका छोटा नागपुर खास कहलाता था। छोटा नागपुर खास उसमें रांची, गुमला और हजारीबाग उस समय था, अभी का समय नहीं। अभी देखिएगा तो मैटर अलग हो जाएगा। तो ये तीनों क्षेत्र को संभालने का दायित्व, ताकि वो निगरानी अच्छे से रख सके, इसलिए उसने इसका दायित्व किसे दिया? 1775 में 1775 में एस.जी. हेटली को पहला सिविल कलेक्टर बनाया। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 3 जिले पलामू, रामगढ़ और छोटानागपुर खास का दायित्व किसे दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा एस.जी. हेटली को 1775 साल में। अब देखिए यहां पर ये जो एस.जी. हेटली है ये भी बहुत बढ़िया काम नहीं कर सका। ये एक सिरदर्द बन गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। झारखंड का ये क्षेत्र इतने मजबूत थे, तभी हमारे झारखंड के मूल निवासी, आदिवासी और गैर जनजाति जो आए थे वो मिलकर, यहाँ के जो मूल निवासी है, मैं पहले वीडियो में मूल निवासी पर 2-4 शब्द बोले जरूर हैं। तो 1780 में उसने एक नियम और लेकर आया। 1780 में उसने एक नियम और लेकर आया। नियम का क्या नियम था? उसमें एक आदमी को 3 शक्तियां प्रदान करके एक पावरफुल ऑफिसर बनाया गया। वह खुद एक मैजिस्ट्रेट भी होगा, नंबर 2 वह एक कलेक्टर भी होगा, नंबर 3 वह जज भी होगा। तीनों पावर एक व्यक्ति को कॉन्सेंट्रेट करके वह यहां पर अपना काम को करने की व्यवस्था शुरू की। ऐसा पावर किसको दिया? एस.जी. हेटली को ये पावर फिर से दिया। तो दूसरी बार एस.जी. हेटली इस पावर को लेकर काम करना स्टार्ट किए, लेकिन एस.जी. हेटली इस पावर के लेकर भी इस काम को वो बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाए। दैट मीन्स जो प्लान तैयार किया गया था, जो नियम तैयार किया गया था, वो नियम ही वहां पर लागू नहीं कर पा रहे थे। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ने इसमें बदलाव लाने का निर्णय लिया। फिर उसने 1887 में कठोर नियम लागू किया जिसे नीलामी प्रथा कहते हैं। नीलामी प्रथा को लाना यहाँ के झारखंड की भूमि पर एक जबरदस्त आघात था। जबरदस्त हथियार का प्रयोग इस बार अंग्रेज सरकार ने किया था। अंग्रेज सरकार नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो नीलामी प्रथा में उस समय अंग्रेज की ताकत बहुत हो गई थी और वो किसी भी भूमि को छीनकर नीलाम कर सकता था, बेच दे सकता था, लेकिन वो ऐसा डायरेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति को बहुत अच्छे ढंग से समझता था और भारत के लोगों की कमजोरियां भी बहुत अच्छे ढंग से समझता था। इसलिए उसे लगा कि भारतीयों से ही भारतीयों को हम लड़ाएंगे और अपना काम निकालेंगे। यहीं से जन्म होता है। कुछ ऐसे भारतीयों को कलेक्ट किया जाता है, बुद्धिमान व्यक्तियों को कलेक्ट किया जाता है और वो मूल रूप से ठेकेदार, साहूकार, दलाल, सुदखोर, महाजन, ऐसे जो लोग हैं पैसे वाले, उन्हें कलेक्ट करके अंग्रेजों ने अपना मित्रता उसके साथ किया। मित्रता करने के बाद जब वो लोग, उस टाइप के लोग जब मित्र बन गए तो उन्हें झारखंड की एरिया में बसाने का काम किया गया। झारखंड की एरिया में
बसाने का काम किया गया। और जब वो बस गए, 1 साल 1.5 साल 2 साल का टाइम लेने के बाद जब वो बस गए, तो वहां पर अंग्रेज ने अपना पावर वैसे लोगों को दे दिया और उनके माध्यम से वो नीलामी प्रथा चलाना स्टार्ट किए। नीलामी प्रथा में जो भी होना था लगभग उसमें कुछ काम तो जरूर हुआ, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। और यहां पर 1793 में एक नया नियम लागू हो गया जिसे जमींदारी प्रथा कहते हैं। जमींदारी प्रथा झारखंड में, ऐसे जमींदारी प्रथा पूरे झारखंड को छोड़कर अन्य जगह पर शुरू हो चुकी थी, लेकिन झारखंड में जो जमींदारी प्रथा शुरू हुई, इसमें जमींदारों को सारी भूमि कंसंट्रेट कर दिया गया, मतलब सारी भूमि का दायित्व दे दिया गया। और जो रैयत थे, मतलब छोटे मोटे जो भूमि के मालिक थे या जो भूमि पर जो खेती बाड़ी करते थे, अब वो लोग जमींदारों के अंडर में चले गए। उस समय जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर मित्र हुआ करते थे, इसलिए अंग्रेज का कोई भी हुक्म या ऑर्डर या कोई भी एक्ट वो उस पर प्रभावित नहीं होते थे। इसलिए वो लोग अंग्रेज को अच्छा मानते थे, अंग्रेज को बुरा नहीं मानते थे। किसी दृष्टि से उन लोगों को अंग्रेज बुरा नहीं दिखते थे। अंग्रेज का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन शुरू नहीं हुई थी। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो जमींदारी प्रथा शुरू हुआ, इस जमींदारी प्रथा में ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ये बाहर से आने वाले लोग यहां पर प्रवेश किए बड़े मात्रा में। बुद्धिमान लोगों को यहां प्रवेश कराया गया ताकि वह जमींदारी प्रथा को सक्सेस कर सके। ये जो लोग यहां बाहर से आए, और यहाँ के कुछ राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे और अंग्रेजों का ही वो साथ देते थे। कुछ यहाँ के लोग भी कुछ अंग्रेजों का शासन को अच्छा मानते थे। ऐसे लोगों के विरुद्ध में क्या शुरू हो गया? विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह, और ये विद्रोह शुरू हो गया। ये विद्रोह के शुरू होने से तो यहाँ के कुछ लोग भी अंग्रेजों का साथ देते थे, जिसके कारण विद्रोह का जन्म हुआ, विद्रोह की शुरुआत हुई। तो विद्रोह का जब शुरुआत हुआ तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ने 1799 में विनियमन 7 एक्ट था, एक नियम बनाया। उन 1799 के विनियमन 7 के आधार पर, फिर से बता रहा हूं, 1799 के विनियमन 7 के आधार पर वहां के जमींदारों को यह पावर दे दिया गया कि आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसके जमीन को नीलाम भी कर सकते हैं। इसमें एक तीर में 2 निशान लगाया। एक तो जमींदार अंग्रेज के और ज्यादा मित्र बन गए, पक्षधर बन गए, और दूसरा वो जमीन को हड़पने की लालसा बढ़ा दिया। पावर आ गई, अब किसी भी जमीन को हड़प सकता है और हड़प के वो उसे नीलाम कर सकता है। अब जो रैयत थे, जो बाबू बाछा करते थे, पैर पकड़ते थे, गुलामी करते थे, जमींदार उन लोगों को छोड़ देता था और उनसे मुंह लगाने वाला, उसे लगता था कि ये खतरा हो सकता है, ऐसे जमीन को वो लोग हड़प लेता था और हड़प के नीलाम कर देता था। नीलाम सिर्फ नाम पे होता था, वो खुद के नाम पर रख लेता था। नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो शुरुआत हुई 1799 मतलब 1800, ये चलते चलते एक बृहत रूप ले लिया और यहाँ के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1831 और 32 में कोल विद्रोह का शुरुआत हुआ। कोल विद्रोह, आप लोग कोल विद्रोह निश्चित रूप से पढ़ लिए होंगे। अगर आप कोल विद्रोह नहीं पढ़े हैं तो मैं निश्चित रूप से कोल विद्रोह पढ़ाऊंगा। तो कोल विद्रोह का शुरुआत हुआ 1832-33 में। यहाँ पर भूमिज विद्रोह का जन्म हुआ और इस विद्रोह ने अंग्रेजों की चिंता और बढ़ा दी। एक तो टैक्स वसूलने में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ,
नियमित कर नहीं आ रहे थे और उसके ऊपर से ये दो आंदोलन शुरू हो चुका था। एक 1831-32 में कोल विद्रोह, दूसरा भूमिज विद्रोह 1832-33 में। अब अंग्रेज इसको दमन करने के लिए चाल चलना स्टार्ट किया। क्या चाल चलना स्टार्ट किया? उसने 1833 के एक रेगुलेशन एक्ट पारित की। 1833 के एक एक्ट पास किया और उस एक्ट में उसने एक नया संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंट। ये जो बनाया गया 1934 में काम करना स्टार्ट की और रामगढ़ जिला जो था उस समय का, रामगढ़ जिला को तोड़ दिया। रामगढ़ जिला को तोड़ने के बाद ये 1833 में वो एक्ट ले आया और उसमें NWFA 1934 से काम करना स्टार्ट की और इसका जो मुख्यालय बना NWFA का जो मुख्यालय बना वो किशुनपुर, उस समय किशुनपुर कहा जाता था। आज वर्तमान का जो रांची है उस समय का किशुनपुर था, वर्तमान जो रांची है। और ये जो जिला को भंग कर दिया, मुख्यालय इसका किशुनपुर बनाया जो वर्तमान रांची है। और उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था टी विल्किंसन उसका नाम था और वो गवर्नर जनरल का पॉलिटिकल एजेंट था। अब उसका गवर्नर जनरल के साथ अच्छा संबंध होने के वजह से ये टूटी हुई रामगढ़ जिला को जो अलग कर दिया, भंग कर दिया, उन सभी को मेंटेन करने का दायित्व, रेगुलेट करने का दायित्व ये टी विल्किंसन को दे दिया गया। उसका प्रमुख उसे बना दिया गया। जब उसे प्रमुख बना दिया गया तो ये जो रामगढ़ जिला टूटी थी वो लोहरदगा, मानभूम और हजारीबाग के रूप में टूटी थी। उस समय रामगढ़ को तोड़ दिया था, रामगढ़ को तोड़कर लोहरदगा, मानभूम और हजारीबाग बनाया था। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में संबलपुर को भी इसके अंतर्गत जोड़ा था, इस पर अधिक जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो 1833 का जो नियम है उस नियम के बीच में एक नियम विल्किंसन जब 1833 में यह दायित्व 1834 में अपने दायित्व को संभाला अपने क्षेत्र का, तो उसने 1837 में विल्किंसन नाम का एक नियम ले आया, विल्किंसन मॉडल ले आया, एक एक्ट ले आया। ये इसमें क्या किया, इसमें वो नीलामी प्रथा पर जोर दिया, नीलामी प्रथा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अब इतने सारे काम करने के बावजूद भी अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। अब देखा कि ये इस तरीके से भी हम झारखंड की इस भूमि को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उसने एक 1854 को NFWA को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया और यह बोलकर छोड़ दिया कि झारखंड का वो क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जिसने हमारा सरदर्द बढ़ाया, हर तरीके, हर फॉर्मूले को अपनाया, लेकिन वहां का काम नहीं किया। इसलिए यह एक विशेष रूप से देखे जाने वाली क्षेत्र है और उसे एक विशेष क्षेत्र, विशेष भूखंड का दर्जा देकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहां पर नॉन रेगुलेशन डिवीजन एक एक्ट ले आया उसी समय और उसे एक विशेष दर्जा, विशेष भूखंड का दर्जा दे दिया और नॉन रेगुलेशन डिवीजन बना दिया। इसे नॉन रेगुलेशन डिवीजन का मतलब होता है कि अंग्रेज उस समय पूरे भारत तक फैल चुके थे। जहां भी अंग्रेज नियम तैयार करेगा वो सारा नियम अंग्रेज अपने साम्राज्य में सभी जगह पर लागू हो जाएंगी, लेकिन ये नॉन रेगुलेशन डिवीजन में लागू नहीं होगा। मतलब भारत में कहीं पर भी कानून बने वो कानून इस क्षेत्र पे लागू नहीं होगा।
ध्यान रखिएगा, नॉन रेगुलेशन डिवीजन का निर्माण हुआ 1854 को। 1854 को नॉन रेगुलेशन डिवीजन का जन्म हुआ और यह क्षेत्र झारखंड एक लॉक्ड एरिया बन गया। लॉक्ड, इसे लॉक कर दिया गया क्योंकि इसे विशेष रूप से देखेंगे, ये कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं हुआ था कि नहीं इसे विशेष राज्य का दर्जा देंगे या विशेष क्षेत्र का दर्जा देंगे, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोग गरीब हैं, ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। ये क्षेत्र अंग्रेजों के सारे नियम को असफल कर दिया था और वो लोग विशेष प्लान करना चाह रहे थे इसके ऊपर, इसलिए ऐसा क्षेत्र बनाकर छोड़ दिया। और नया नियम कुछ ले आता कि उस समय मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह भड़क गया, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं। और सिपाही विद्रोह का दमन हो गया, अंग्रेजों ने दमन किया, भारतीयों ने दमन किया। भारतीय वहाँ से जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने बहुत मदद किया था अंग्रेजों का। नहीं, वो 1857 का जो विद्रोह है वो विद्रोह समाप्त हुआ। और ये मैसेज जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंची तो उसने देखा कि इतना बड़ा साम्राज्य हमारा एक कंपनी बनाया है, इस साम्राज्य को बिखरने देना नहीं चाहिए। और इस साम्राज्य को बचाए रखने के लिए ब्रिटेन में, इंग्लैंड के लंदन में एक प्रस्ताव पास हुआ कि शासन व्यवस्था अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से हमें ले लेना है। और 1857 के विद्रोह के दमन के बाद 1858 से भारत में शासन व्यवस्था की बागडोर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ चली गई। यहाँ से कंपनी समाप्त हो जाती है और कंपनी के समाप्त होने के साथ साथ कंपनी के बनाए पोस्ट भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि गवर्नर जनरल का पोस्ट भी खत्म हो जाता है और उसके स्थान पर एक सरकारी पोस्ट बनती है, वो वायसराय होती है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर शासन व्यवस्था शुरू किया, अपने अनुसार उसने फिर से नियम बनाना शुरू किया। और इस विद्रोह के बाद 1858 के आसपास से जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो भूमिज विद्रोह में 1831-32 और 1832-33 में जो विद्रोह हुई थी, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह, वहाँ पर वो जब विद्रोह हुई थी जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था, महाजनों का विरोध किया था, वहाँ की व्यवस्था का विरोध किया था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों ने उसे मारने का काम, पीटने का काम, बस्तियों को जलाने का काम, जान से मार देने का काम, ये सारे काम किए थे, जिससे उस समय के जो मूल निवासी थे, जो आंदोलन चलाने के लिए काम कर रहे थे, उनके अंदर दहशत पैदा हो गई और वे लोग झारखंड छोड़कर चले गए थे। लेकिन सिपाही विद्रोह के बाद जब अंग्रेज सरकार ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अपने हाथ में शासन व्यवस्था लिया, कुछ माहौल में बदलाव आया, तो वो मूल निवासी झारखंड लौटने का काम शुरू किया, झारखंड लौटना स्टार्ट किए। जैसे ही झारखंड लौटना स्टार्ट किया, आदिवासियों का और मूल निवासियों का यहाँ पर पुनः वापसी होने लगा, तो अपने जमीन को लेना स्टार्ट किए, अपने जमीन पाना स्टार्ट किए। तो जमीन जब लेना स्टार्ट किए, पाना स्टार्ट किए, तो उनका फिर से संघर्ष स्टार्ट हो गया जमींदारों के साथ, क्योंकि सारी जमीन तो जमींदारों ने गटक लिया था या फिर बड़े लोगों ने गटक लिया था। तो ये जमीन इसे कैसे वापस मिलता, ये जमीन के लिए फिर से लड़ाई शुरू कर दिए और फिर से एक आंदोलन तैयार हुआ। उस आंदोलन का नाम है सरदारी आंदोलन, याद रखिएगा। पुनः 1858 में जब आदिवासी रिटर्न आए, आदिवासी का मतलब यहाँ पर मूल निवासी है, जो यहाँ के मूल निवासी है, वो आंदोलन स्टार्ट किए। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किए? वो सरदारी आंदोलन स्टार्ट किए। यानी सरदारी आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदारी आंदोलन अपनी भूमि को पुनः प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है। तो किसके किसके बीच में संघर्ष शुरू हो गया? संघर्ष शुरू हो गया यहाँ के जमींदार के बीच में, यहाँ के बड़े लोग, महाजन, सुदखोर, इसके बीच में। ये यहाँ के थे नहीं,
यहाँ बाहर से हायर किया गया था इसे। ऐसे लोगों के साथ यहाँ के मूल निवासियों का संघर्ष शुरू, और यह आंदोलन सरदारी आंदोलन कहा जाने लगा। सरदारी आंदोलन लगभग 1858 से ही हल्का हल्का शुरू हो चुका था और ये बृहत रूप लिया था। ये 95 तक बृहत रूप में था, उसका ये शांत हुआ था। अब उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी। ये जब कहानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानों तक पहुंची कि मेरा ज़मीन नहीं दे रहा है, और वो मेरा ज़मीन नहीं दे रहा था, और ज़मींदार कह रहे थे ये मेरा ज़मीन है, या फिर साहूकार सुदखोर ये सब मेरे ज़मीन है कह रहे थे, और यहाँ के लोग तो कह रहे थे मेरा ज़मीन है, हमने तैयार किया। ज़मीन कौन कौन? कोड़कर ज़मीन, भुईहार, खुटकट्टी, राजहंस। और एक भूमि के बारे में और बताएं, जब जमींदार अपने हाथों में पावर ले ली थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार ने जब ये पावर दिया था इसके हाथों में, जमींदारों के हाथों में, इस एक्ट के आधार पर 1799 विनियम 7 उसके आधार पे, तो उस समय वो लोग भी कुछ ज़मीन को डेवलप किए थे। उस ज़मीन का नाम मझियांस है। मझियांस ज़मीन किसका निर्माण है? जमींदारों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, मझियांस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति लोकनाथ शाही नाम का एक ऑफिसर, वो समय अंग्रेज के सरकार में, अंग्रेजी शासन व्यवस्था में लोकनाथ शाही एक व्यक्ति थे जो बराबर कलेक्टर के बराबर के रैंक के लोग थे। तो इनको एक दायित्व दिया गया कि आप हमको सच बताइए कि हुआ क्या है, इसके लिए आप एक सर्वे कीजिए। और ये सर्वे जो है, लोकनाथ शाही का जो सर्वे है, ये सर्वे थाक सर्वेक्षण कहलाता है। थाक सर्वेक्षण कहलाता है। थाक सर्वेक्षण या लोकनाथ शाही सर्वेक्षण कहलाता है। तो लोकनाथ शाही सर्वेक्षण और या थाक सर्वेक्षण जो है, ये जब शुरुआत हुई, वो मूव कर रहे थे, अपने जमीनी स्तर के लोगों के साथ मिल रहे थे, सच्चाई का पता लगा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1869 में इनकी मौत हो गई और थाक सर्वेक्षण रुक गया। मतलब लोकनाथ शाही का सर्वेक्षण रुक गया। लेकिन इस सर्वेक्षण को आगे बढ़ाने का दायित्व मिला किसको? बाबू राखालदास हल्दर को। बाबू राखालदास हल्दर को इसको कंटिन्यू करने का जिम्मेदारी दिया गया। उसके बाद से इस सर्वे का नाम भुईहरी सर्वे या राखाल सर्वे भी बोला गया है। राखाल सर्वे इसलिए क्योंकि इसे राखालदास हल्दर ने किया था। बाबू तो उसको आदर के लिए बुलाया जाता था। और भुईहरी सर्वे भी इसको कहा जाता है। यानी ध्यान से सुनिएगा कि लोकनाथ शाही का जो सर्वे है वो थाक सर्वेक्षण कहलाता है या लोकनाथ शाही सर्वेक्षण कहलाता है। लेकिन 1869 में उसकी मृत्यु हो जाने के वजह से यह स्टॉप्ड हो गया और इसको आगे बढ़ाने का दायित्व बाबू राखालदास हल्दर को मिलती है, जिसके बाद ये सर्वेक्षण को पूरा करते हैं और सर्वेक्षण का नाम राखाल सर्वे या भुईहरी सर्वे कहा जाता है। अब प्रश्न है कि राखाल सर्वे क्यों कहा जाता है, ये क्लियर हो गया, लेकिन भुईहरी सर्वे क्यों कहा जाता है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो भुईहरी सर्वे इसलिए क्योंकि जिस जमीन पर वो सर्वे उस समय कर रहे थे वो अधिकतर भूमि भुईहर भूमि थी, उरांव की भूमि थी, इसलिए इसे भुईहर सर्वे कहा गया। अब सर्वे में पाया क्या? सर्वे में सच पाया। सच क्या था कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका जमीन हड़प लिया गया है, ये बात सच है, यह सर्वेक्षण में पाया गया। जब सर्वेक्षण में यह चीज पाया गया तो अंग्रेज गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पेपर्स जब पहुंच गया तो उसी वर्ष 1869 में ही एक नियम, एक कानून लागू किया जिसे छोटा नागपुर धात्रित अधिनियम कहते हैं। छोटा नागपुर भूधात्रित नियम कहते हैं। छोटा नागपुर भूधात्रित नियम,
इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। सारा समस्या किसने क्रिएट करके रखा था? सारा समस्या क्रिएट करके रखा था किसने? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और भूमि सुधार का पहला कानून बनाया तो यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डिस्टिंग्विश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम कहां पे और भूमि सुधार कहां से शुरू हुआ। तो भूमि सुधार 1869 से यहां पर भूधाद्रित नियम से शुरू होती है, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तैयार किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस नियम में जो जमीन जैसी थी वो जमीन उसको सौंप दिया गया, लेकिन संपूर्ण जमीन किसी को भी नहीं मिली। इसलिए इस बनाए हुए नियम से लाभ तो हुआ लेकिन संपूर्ण लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वहां के मूल निवासी यह चाह रहे थे कि मेरी पूर्ण जमीन मुझे वापस मिल जाए। कौन सी जमीन? कोड़कर, भुईहर, खुटकट्टी, मझियांस के बाद आपका राजहंस, ये सारी भूमि। राजहंस किसकी भूमि है? राजाओं की भूमि। तो ये सारी भूमि हमें मिल जाए, जिसकी जिसकी अपनी अपनी थी उसको मिल जाए, जिसमें मूल भूमि जो है कोड़कर है, क्योंकि उसे हम अपने अनुसार बनाए हैं। तो ये संतुष्टि जब उनको नहीं हुआ तो उन्होंने भी अंग्रेज सरकार से आगे की प्रक्रिया पर बात करना शुरू किया। आगे की प्रक्रिया शुरू किया। ये आगे की प्रक्रिया क्या है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम इस CNT एक्ट के दूसरे वीडियो में भी मैंने बताया कि CNT एक्ट कैसे लागू हुआ। फिर मैं बताऊंगा CNT एक्ट के अंदर में है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अंत तक मुझे देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।